What are directive principles of state policy? What is adult suffrage? Why is Indian Constitution quasi-federal? What is judicial review? Hello guys, this is Jolly Tiwari from LawSikho. Today we are going to discuss about salient features of Indian Constitution Part 3. We already discussed about salient features in our Part 1 and Part 2. Now this is the last part of the salient features. So before starting a video, I would like you all to just click on the bell button to subscribe on my channel for watching more videos like this. So let's start. So what are the directive principle of state policy? क्या ये enforceable है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये किस पार्ट में डिफाइंड है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन डिफाइंड अंडर पार्ट 4 of the Indian Constitution, but these are not enforceable. Now, directive principles are mainly instrument of instruction for executive and legislative while framing and enforcing laws. So फॉर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन जब लॉज बनाते हैं इन्हें DPSPs को माइंड में रखना चाहिए कि हमें इनको माइंड में रखते हुए, इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम लॉज ऐसे बनाएं जो कंट्री के लिए और बेनिफिशियल हो. तो लाइक फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, लाइक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो इंक्रीज हों, सेल्फ गवर्नेंस बढ़े, जो पंचायत है उसमें जो ऑर्गेनाइज करते हैं पंचायत वगैरह वो सही से ऑर्गेनाइज हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, फ्री लीगल एड सबको प्रोवाइडेड हो, विमेन एंड चिल्ड्रन का अपलिफ्टमेंट हो. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, some things in the mind of the framers of the constitution कि आगे जब हम लॉ बनाए तो ये चीज़ें हम उनमें डाल सकते हैं. तो ये आइडिया कहाँ से मिलेगा? वो DPSP से मिलेगा. ये चीज़ें हम लॉ बनाते टाइम हम डाल सकते हैं. तो DPSP से एक वेग आइडिया, एक अच्छा आइडिया मिल जाता है. So these are DPSPs which are not enforceable, but for making laws in future these can be a simple help for executive and legislative. Now our Indian Constitution is quasi-federal. quasi-federal कैसे? ये यूनिटरी भी है और फेडरल भी. यूनिटरी कैसे? लाइक जो मैटर स्टेट लिस्ट में है, लाइक यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट काफ़ी अलग है, बिकॉज द मैटर इन यूनियन लिस्ट आर मोर देन द स्टेट लिस्ट. देन एमरजेंसी के टाइम में भी जो पास होती हैं सारी सेंटर के पास आ जाती हैं और इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट और सेंटर का. देन द मेन थिंग्स अबाउट बीइंग फेडरल इज लाइक जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और सुप्रीम है. तो ऐसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी तो है ही है, बाकी फेडरल भी है, तो इसीलिए इसे क्वासी फेडरल बोल दिया गया है. सो व्हाट इज अडल्ट सफरेज? Adult suffrage is about the person being above 18 is having the right to vote, subjected to some exceptions, like he is not the part of the country, like he is non-resident or he has a criminal background. So this has been defined under 61st amendment के बाद ये चीज़ आ गई थी, और आर्टिकल 326 में भी इसके बारे में बताया गया है. और अनसाउंड माइंड या इंसेन पर्सन के पास भी राइट टू वोट नहीं है, बिकॉज उनके पास एक माइंड स्टेट ऑफ माइंड नहीं होगा जिससे वो सही उसको चूज कर पाए मिनिस्टर वगैरह को. सो दिस इज एडल्ट सफरेज. नाउ विल कम टू इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब आप क्या समझ रहे हो? जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे है? सुप्रीम कोर्ट इज द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी. तो अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना है तो हमारे जजेस को इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर बनाना पड़ेगा. रिमूवल ऑफ जजेस, टेन्योर ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर. अगर हम इसी को इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे तो हम जुडिशरी को कैसे इंडिपेंडेंट बनाएंगे? एज जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी have to see that our judges are not getting biased or not under any pressure to give decisions, which is very important, which is the very important for the country or for the people to protect our democracy. So this was judiciary being independent. Now let's come to our next salient feature, single citizenship, जो पार्ट 2 में डिफाइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रॉम आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11.
लाइक यूएसए की तरह सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में एक सिंगल सिटीजनशिप है जो बेस्ड है ऑन द वेरी इम्पॉर्टेंट a phrase of jus and genus, which means citizenship based on the parents. सो ये सिंगल सिटीजनशिप का वो चलता है हमारी कंट्री में, ना कि यूएसए की तरह कि दो अलग स्टेट और सेंटर हैं तो अलग अलग सिटीजनशिप दे दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। और सेक्युलर स्टेट हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री है। एवरी रिलीजन इज रिस्पेक्टेड ओवर हियर। यहाँ पे बायस्टिस नहीं है कि फॉर किसी अलग रिलीजन के लिए कोई अलग लॉ है या कुछ ऐसा है, या बायसनेस किसी अलग रिलीजन को कुछ अलग वो दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसके लिए आर्टिकल्स भी दे रखे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ लेट्स कम टू द अदर सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज डिफाइंड इन पार्ट 51A। ये एनफोर्सेबल नहीं है, बट ये कुछ ड्यूटीज़ हैं एज अ सिटीज़न ये हमारी ड्यूटी है कि हमें इसे फॉलो करें। लाइक रिस्पेक्ट द नेशनल फ्रीडम, द नेशनल स्ट्रगल ऑफ द कंट्री, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट द नेशनल हार्मनी और ब्रदरहुड अमंग द कंट्री। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक एज अ सिटीज़न हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारी ड्यूटी है फॉर आवर कंट्री कि हम हमारी कंट्री को सर्व करें। लाइक आप बाहर अब जाते हो तो अब आपके मन में आता हो कि कूड़ा ना डालें, कहीं बाहर जाके डस्टबिन में ही डालें। तो एक टाइप के अंदर से आपके अंदर फील आती है कि हमारी ड्यूटी हमारी कंट्री को साफ रखना, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। सो these are the some fundamental duties which are not enforceable, but a citizen should follow those because this will help in keeping our country clean and protected. So let's come to the last salient feature of our Indian Constitution, that is judicial review. अब judicial review का मतलब यहाँ आप क्या समझते हैं? judicial review का मतलब ये है, अगर कोई गलत लॉ बन रहा है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के थ्रू, तो जुडिशरी के पास एक अपर हैंड है कि वो उसे हटा सके या उसे अमेंड कर सके थ्रू आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 में। ये कुछ पावर्स सिटीजन्स को दे रखी है कि वो किसी चीज़ को रेस कर सकते हैं, किसी टॉपिक को रेस कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू यही करना कि कुछ गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के कोई बेसिक फीचर्स अगर इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो हम उसे सही कर सके। कौन सही कर सकता है उसे? जुडिशरी। So this was judicial review. So guys, here we wrap up with the salient features of Indian Constitution Part 3. So I hope you got these features very clear in your mind through our video. So thanks for watching and keep commenting and keep liking. Thank you and have a nice day.